हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटी प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी यूनिट सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे 7 नंबर में पूछे जाते हैं। और दूसरा एक रीजन ये है कि जो हमारी ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसमें हम इन्हीं ड्रग्स का, मतलब जो एंटी प्लेटलेट्स की ड्रग होती हैं उसी का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, हम मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंटी प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है, और उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स होते क्या है और इसका रोल क्या होता है। तो इसको हम अदर नेम से अगर देखना चाहे तो एंटी एंटी थ्रोम्बोटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस नाम से, तो आपको इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है और आपको सिंपल यही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लॉटिंग, जैसे आपका ब्लड जो होता है वो क्या करता है, ब्लीडिंग करता है। ब्लीडिंग करने के बाद टिश्यू रप्चर हुई, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर कहता है, आपने सुना होगा प्लेटलेट आपका यहाँ क्या एग्रीगेशन कर गया। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का बड़े में एक गुच्छा बना लेना, दैट्स कॉल्ड एग्रीगेशन, मतलब एक जमा बना लेना, भीड़ बना लेना। तो जब ये प्लेटलेट जो हमारे होते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, जब तक हमारी टिश्यू रप्चर नहीं होती तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे इनको ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर मिलता है, बाहर का एटमॉस्फेयर मिलता है, ये तुरंत क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं और ये अपने ब्लड को सॉलिडिफाइड करने का काम करने लगते हैं। अब देखिए, आपने थ्रोम्बिन के बारे में पढ़ा होगा कि जो एक जाल टाइप का होता है। अब ये जाल तो बन गई, लेकिन अगर फ्लूइड आपका क्या होगा, पानी की तरह होगा, तो ये डायरेक्टली इससे बह जाएगा, फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसी प्लाज्मा में एग्रीगेशन फॉर्म कर देते हैं। अब जब वहां पर एग्रीगेशन हो जाता है तो वही ब्लड आपका थिक हो जाता है, और जब ब्लड आपका थिक हो जाता है तो इस जाल में से निकल नहीं पाता। यही सिंपल मैकेनिज्म होता है किसका, क्लॉटिंग फैक्टर का, कैसे आपका ब्लड ब्लीडिंग से रुक जाता है। अब हम इस ड्रग में क्या पढ़ेंगे, मतलब एंटी प्लेटलेट ड्रग में क्या करेंगे कि जो ये प्लेटलेट्स हमारी एग्रीगेट हो रहे हैं, हम इसको एग्रीगेट नहीं होने देंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सिंपल फॉर्म में ही दूर दूर ही रखेंगे। मतलब कहने का क्या है, ऐसी कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है वो आपके एग्रीगेट ना हो, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रही। ऐसा कब हो सकता है, जैसे आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो रही हो या आपको कहीं पर चोट लग गई हो। ठीक है, ईटीसी की कंडीशन में ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो एंटी प्लेटलेट्स, तो आइए हम जानते हैं कि जो एंटी प्लेटलेट जो ड्रग होती है वो होती क्या है, और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा हम जनरल नॉलेज के बारे में देख लेते हैं। तो एंटी प्लेटलेट्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज कर देती है। एंड थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब क्या है कि जो जाल बनता है उसके फॉर्मेशन को भी ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देती है। तो पहली लाइन आपकी ये होनी चाहिए कि जो एंटी प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करते हैं एंड थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। मतलब कहेंगे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन वहां पे नहीं होने देते हैं। अब बात आती है कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का क्या मतलब होता है कि सामंजस्य बना लेना। जैसे आपके बॉडी में ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन दोनों को आपस में इक्वल कंसंट्रेशन बना देना, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो उसी प्रकार से जो हमारा प्लेटलेट्स होता है ये क्या काम करता है, होम्योस्टेटिस की तरह से काम करता है। कैसे काम करता है, आगे चल के ये किसके माध्यम से करता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टानॉइड्स। और ये जो प्रोस्टानॉइड्स होता है ये आते कहां से, प्रोस्टाग्लैंडिन से आते हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपका क्या है, एक हिस्टामिनिक एजेंट है जो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह करता है। उसी हिस्टामिन से आपका रिलीज होता है क्या, प्रोस्टानॉइड्स। ये प्रोस्टानॉइड्स जाके दो पार्ट में टूट जाते हैं, एक होता है प्रोस्टासाइक्लिन, दूसरा होता है थ्रोम्बोक्सिन। तो ये प्रोस्टासाइक्लिन होता है, ये कहां पर, एंडोथेलियल वैस्कुलर टिश्यू या सेल्स में पाए जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कहां, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में, बाय द हेल्प ऑफ कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम का मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। इस कैटेगरी की ड्रग अभी आप एस्पाइरिन के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे तो वहां पर हमको ये और ज्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब कहने का जो इसका काम होता है, मतलब प्रोस्टासाइक्लिन का काम क्या होता है कि ये प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि कई सारे प्लेटलेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एक इकट्ठा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जम जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्लेटलेट्स कैसे एग्रीगेट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन। और प्रोस्टासाइक्लिन आता कहां से, आपका प्रोस्टानॉइड से, और जो प्रोस्टानॉइड आता कहां से, प्रोस्टाग्लैंडिन से आता है। अब इसी प्रोस्टानॉइड से एक और चीज निकलता है, उसका नाम क्या है, थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन क्या होता है कि ये प्लेटलेट के माध्यम से क्या करते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां पर प्लेटलेट एग्रीगेट कर रहा है तो ये उसको तोड़ने का काम कर रहा है। मतलब जस्ट ऑपोजिट, दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। प्रोस्टासाइक्लिन क्या कर रहा है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कर रहा है, और थ्रोम्बोक्सिन क्या है, प्लेटलेट को तोड़ रहा है। मतलब सीधा सीधा आप मेटाबॉलिज्म में समझिए कि एनाबॉलिज्म कर रहा है, एक कैटाबॉलिज्म कर रहा है। ठीक है, तोड़ने का काम कर रहा है और जोड़ने का काम कर रहा है। इसी की वजह से आपके ब्लड के अंदर क्या होता है कि क्लॉटिंग अगर बाय चांस हो भी जाती है तो इसी प्रोस्टानॉइड्स के माध्यम के अंदर जो थ्रोम्बोक्सिन पाया जा रहा है उसके माध्यम से आपकी वहां पे क्लॉटिंग खत्म हो जाती है और आपको किसी भी मेडिसिन की लेने की
आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसका लेवल कैसे बढ़ता है, वेजिटेरियन मतलब जब आप वेजिटेबल लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, तो ये जो हमारे होते हैं थ्रोम्बोक्सिन का लेवल आपके बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, बस इक्वल अमाउंट में कि जितना आपको इंटरनल ब्लीडिंग के लिए जरूरत हो। जैसे एग्जांपल के तौर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। आपने सुना होगा कि आपके छोटी आंत के अलग मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पंक्चर हो जाना, जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। तो वहां पर हमारे यही सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जो क्या करते हैं वहां पे आदमी को स्वस्थ बनाने मतलब कहने का कि ट्रीट करने के लिए यही सब उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन वगैरह है, ठीक है, एंड प्रोस्टासाइक्लिन से। अब हमारी बात है कि जो एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है वो क्या करते हैं, इन्हीं प्लेटलेट के जो फंक्शन होते हैं मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटर, इसके जस्ट अपोजिट काम करने लगते हैं। आप समझिए कैसे। अब देखिए जो एंटी प्लेटलेट ड्रग होता है इसका क्या काम करता है कि एग्रीगेशन को कम कर देना। अब जब एग्रीगेशन को कम कर देगा तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं करेंगे, वहां पे क्लॉटिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटी प्लेटलेट ड्रग हो गए वो क्या करेंगे, जो हमारे प्रोस्टासाइक्लिन से इसकी सिंथेसिस को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। अब जब इसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी तो डायरेक्ट थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। थ्रोम्बोक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपके प्लेटलेट्स एक्टिवेटर फॉर्म में आ जाएंगे, और जब एक्टिवेटर फॉर्म में आ जाएंगे तो सीधी सीधी बात क्या है कि वहां पे कोगुलेशन होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि इन एंटी प्लेटलेट ड्रग का यूज करते कैसे, कहने का मतलब क्या है। वैसे तो भी हमने एंटी कोगुलेंट्स पढ़ा, और एंटी कोगुलेंट्स और एंटी मतलब जो प्लेटलेट्स है इसमें डिफरेंट क्या है, तो यहाँ से आपको समझ में आने वाला है। एंटी कोगुलेंट्स आप कहीं भी मतलब एक्सटर्नल ब्लीडिंग के लिए भी यूज कर सकते थे, लेकिन जो आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग है वो इनसाइड द वेजल्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो टाइप की इंजरी होती है, एक एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एक इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि आपका कोई सरफेस कट गया जिसकी वजह से आपको बाहरी खून निकलने लगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपको ब्लड को क्लॉट करवाना ही करवाना है। अगर आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता है तो आपकी ऑन स्पॉट डेथ हो सकती है। ये क्या, क्योंकि ये अनएसेंशियल होते हैं, मतलब ये हमारे लिए एसेंशियल नहीं होते हैं। जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी हार्ट सर्जरी चल रही है, तो वहां पे क्या होना है, प्लेटलेट्स आपके एग्रीगेट फॉर्म नहीं करने चाहिए। अगर वहां पर एग्रीगेट फॉर्म कर देता है तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आप एक चीज का ऑपरेशन तो करवा रहे हैं लेकिन आपको वहां पे दूसरी बीमारी होने के पूरे चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इंटरनल ब्लीडिंग में कौन वेजल्स या टिश्यू रैप्चर मान सकते हैं कि वेजल्स के अंदर हो गए, तो वहां पे वेजल्स के अंदर क्या हुआ कि आपके प्लेटलेट कोआगुलेट कर गए। अब मानिए कि मतलब आपके जो वेजल्स है जहां से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, आप मान लीजिए कि सुपीरियर वेना कावा ही ले लीजिए, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे सुपीरियर वेना कावा में कभी भी ब्लड का क्लॉटिंग देखने को नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कि आपको ब्लड क्लॉट कर गया। अब जब सुपीरियर वेना कावा में अगर आपका ब्लड क्लॉट कर गया तो जो आपके बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट के एट्रियम के अंदर जा रहे हैं, वो जाएंगे कैसे, जब वहां तक जाएंगे नहीं तो सीधा सीधा मतलब है कि आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा नहीं और आपकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके डेथ हो जाएगी। तो उसी प्रकार से ये जो ब्लड है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन किया वेजल्स के अंदर और वहां पे क्या बना दिया, एथेरोस्क्लेरोसिस बना दिया। अब इसी एथेरोस्क्लेरोसिस को तोड़ने के लिए हम जिस एजेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग। इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया कि एंटीकोगुलेंट्स में हम क्या कर देते हैं कि वहां पे हम जो एथेरोस्क्लेरोसिस या जो प्लेग बन रहा था उसको बनने नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पे एंटीप्लेटलेट्स में क्या कर रहे हैं कि अगर बाई चांस आपका एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, आपको पता नहीं चला एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, या वहां पर आपका क्या एक प्लेग बन गया, यहाँ वहां पर डिपोजिशन हो गया, तो अब उस डिपोजिशन को तोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये जो एंटीप्लेटलेट्स की थोड़ी सी जो थ्योरी थी वो समझ में आई होगी। अब आगे आपको मैकेनिज्म जानने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती चली जाएगी। ये तो क्लासिफिकेशन है, इसको आपको डेफिनेटली चाहे रट के चाहे याद करके चाहे जैसे भी आपको इसको याद करना ही करना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये 4 क्लासिफिकेशन देना ही देना है। तो यहाँ पर आपकी जो पहली क्लास की ड्रग है उसका क्या नाम है, कॉक्स फर्स्ट इनहिबिटर। अभी ये जो कॉक्स है अभी हमने जस्ट समझाया कि कॉक्स का यूज क्या होता है। अभी आगे चल के आप इसको एक बार और रिवीजन करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। इसमें जो ड्रग आती है एस्पायरिन, एस्पायरिन से कोई भी जो भी वीडियो देखने कोई अनजान नहीं होगा। एस्पायरिन सभी लोग जानते होंगे, सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। दूसरी जो ड्रग आती है वो कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड ए इनहिबिटर्स, मतलब क्या कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस को क्या इनहिबिट कर देते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें हमको एबेक्सिमेब आती है, ठीक है, एप्टिफिबाइडेट आती है एंड टायरोफाइबेन आती है। उसके बाद जो थर्ड क्लास की ड्रग है एडेनोसिन डाई डी एमाइनेज एंड फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर या और
एडिनोसिन रीअपटेक इनहिबिटर इस कैटेगरी की ड्रग आती है, जिसमें आपको जो ड्रग पढ़नी है डाइपाइराडामोल पढ़नी है एन आपको साइलोस्टाजोल पढ़नी है। उसके बाद जो आपकी फोर्थ कैटेगरी की ड्रग है उसमें कौन सी ड्रग आती है, थाइनोपाइरिडिन डेरिवेटिव या इसको एडिनोसिन डाइफास्फेट रिसेप्टर इनहिबिटर भी बोलते हैं, एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर भी बोलते हैं, जिसमें आपकी जो मेन ड्रग होगी वो कौन सी होगी, क्लोपिडोग्रेल होगी एंड टिक्लोपाइडिन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ड्रग आती है वो क्या है, कॉक्स-1 इनहिबिटर है, जिसमें हमको डेफिनेटली क्या हमको स्पेशली क्या पढ़ना है, एस्पाइरिन के बारे में पढ़ना है। तो जो कॉक्स का पहले मतलब समझ लीजिए कि कॉक्स होता क्या है और कैसे ये कॉक्स को इनहिबिट करते हैं। अगर आप कॉक्स का मतलब समझ जाएंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे कि ये कैसे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो कॉक्स का सबसे पहले जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज होता है। ये क्या करता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है इनको इंडो पर ऑक्साइड सिंथेसिस कराता है। मतलब कहने का क्या है कि ये क्या करता है, जो साइक्लोऑक्सीजनेज होता है वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस करवाता है आपकी बॉडी के अंदर। अब क्योंकि जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होगी तो वहां पर आपका क्या बनेगा, मतलब आपका प्रोस्टानॉइड्स बनेगा, प्रोस्टानॉइड्स आपका थ्रोम्बोक्सिन भी बनेगा और प्रोस्टासाइक्लिस भी बनेगा। और जो प्रोस्टासाइक्लिस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। तो अगर हम इसी कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दें, अगर हम कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस आपके बॉडी के अंदर नहीं होगी। अब जब आपके बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो आपको प्रोस्टासाइक्लिन मतलब जो प्रोस्टासाइक्लिन से वो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, जनरेट नहीं होगा। और जब आपका मतलब जो आपका ये है क्या, प्रोस्टासाइक्लिन आपके बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा। सिंपल मैकेनिज्म इसका यही है। अब आती है इसके ड्रग के बारे में, एस्पाइरिन। तो एस्पाइरिन जो आपकी क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग है। इसको आप एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक की तरह से भी इसको आप यूज करते हैं। ठीक है, विथ पोटेंट एंटी प्लेटलेट एक्शन, मतलब कहने का जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है उसके उल्टा, मतलब कहने का कि एग्रीगेट फॉर्म नहीं करने देता, उसके एक जनरल मैकेनिज्म के साथ ये आती है कौन सी ड्रग हमारी, एस्पाइरिन। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में समझें तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो एस्पाइरिन होता है, एस्पाइरिन जो उसमें दो, एक एसिटाइल ग्रुप लगा होता है, एक सैलिसिलिक एसिड बना मतलब उसमें लगा होता है। जब आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इस एस्पाइरिन का एसिटाइल ग्रुप, मतलब इस एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइल ग्रुप और सेरिन कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में आपका सेरिन डेरिवेटिव निकलता है जिसको रेजिड्यू के नाम से भी आप जानते हैं। वो जब दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, मतलब ये एसिटाइल एंड सेरिन कॉम्प्लेक्स आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। अब जब इसका इनहिबिशन हो जाएगा तो थ्रोम्बोक्सिन का भी लेवल घट जाएगा एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स का भी लेवल घट जाएगा। तो अगर आपका प्रोस्टासाइक्लिन्स का लेवल घटा तो क्या होगा कि आपके अंदर जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एग्रीगेशन प्लेटलेट्स का हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, जनरली सी बात है। और जो बिटवीन किसके, TH2 एंड PGI2 मतलब थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स के अंदर, मतलब जो दोनों का होम्योस्टेसिस हो रहा था वो वहां पर इफेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आपका जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा वो इनहिबिशन हो जाएगा। यही इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म था। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस एस्पाइरिन ड्रग को लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे अगर आप इसको अपने मन से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है, रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट करता है, ETC के माध्यम से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल टर्म में पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला कहता है एंटीपायरेटिक इफेक्ट। तो एंटीपायरेटिक का मतलब आप समझिए पहले, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हो या घटाती हो उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक इफेक्ट। तो अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये क्या करेंगे, उसको घटा देगी। अब देखिए एस्पाइरिन क्या करता है, ये रीसेट मतलब कहने का कि आपने फोन को आपने क्या किया, रीसेट कर दिया, जिसकी वजह से वहां की पूरी फंक्शनिंग एकदम नए तरीके से हो गई। तो उसी प्रकार जो एस्पाइरिन होता है वो हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर रेगुलेटर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज कंफ्यूजन कि हम बात कर रहे हैं एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है कि अगर आपको हाइपरथैलेमिया हो गया, हाइपरथैलेमिया का मतलब क्या, अगर आपका फीवर बढ़ गया, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर रेगुलेटरी, मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं जो क्या करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है, उस सिस्टम की बात करें उसको ये रीसेट कर देता है। अब ये रीसेट कर देगा तो क्या सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा कि आपका वहां पे जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर रहेगा उसको ये मेंटेन कर देगा। जैसे अगर आपका फोन हैंग करता है तो आप रीसेट कर देते हैं, फिर से सही से चलने लगता है। उसी प्रकार से एंटीपायरेटिक इफेक्ट में आपकी जो एस्पाइरिन ड्रग होती है वो क्या करती है कि जो आपको हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम होता है उसको क्या रीसेट कर देता है। ठीक है, तो ये जनरल हो गई आपकी एंटीपायरेटिक इफेक्ट की बात। उसके बाद आता है एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपको दर्द वगैरह
होता है उसके रिड्यूस के मतलब काम करता है। तो एस्पायरिन एक ऐसी ड्रग है जो अगर आप कोई हार्ट पेशेंट आता है तो उसको भी आप इसको एस्पायरिन को दे सकते हैं, या हार्ट के मरीज में भी एस्पायरिन का यूज करते हुए सबसे ज्यादा पाया जाता है। यही सबसे सेफ दवा है हार्ट के मरीजों के लिए। तो जो इसके पास टेंडेंसी होती है क्या कहते हैं, लो इंटेंसिटी पेन इफेक्ट, मतलब कहने का कि ये पेन को आराम करती है लेकिन उतने ज्यादा एक्टिविटी से नहीं, कि मतलब आपने जैसे डाइक्लोफिनेक खा लिया या आपने ट्रामाडोल खा लिया या निमोसलाइड खा लिया, तो इससे क्या होता है कि आपका दर्द तो बहुत जल्दी आराम होता है लेकिन आपके किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एस्पायरिन दवा है, मतलब जो एस्पायरिन नाम की जो ड्रग है, कॉक्स 1 इनहिबिटर है, ये क्या करता है वो थोड़ी देर के बाद काम करती है लेकिन आपके बॉडी के लिए सेफ, हाँ उतना ज्यादा सेफ नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू डाइक्लोफिनेक एंड ट्रामाडोल एंड निमोसलाइड इन सब के अकॉर्डिंग से ये बहुत ही ज्यादा सेफ ड्रग मानी गई है। बाई इंटोमेगेटरी ऑर्गन कनेक्टेड टू, इंटोमेगेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है कि जैसे आपका हेड हो गया, लेग हो गया, ठीक है, हैंड हो गया, उंगली हो गई, ये सब हो गया। नॉट फॉर दी विसरल पेन, जैसे आपके पेट में अगर दर्द हो रहा है तो आप वहां पे ये एस्पायरिन ड्रग नहीं लेंगे, वहां पर आप क्या लेंगे, आप कोई ऐसी ड्रग लेंगे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करे, लाइक दी ओमेप्राजोल ले लेंगे, जिसकी वजह से अगर आपको गैस वैस बनी रहेगी तो वो आपको खत्म हो जाएगी। अब जो एस्पायरिन है इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब आपने बहुत जगह सुना होगा कि एस्पायरिन हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, ये सब बहुत ही पोटेंट टाइप के ड्रग्स होती है, किसके, NSAID के ड्रग, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की ड्रग होती है। अगर आप इसकी हाई डोज लेते हैं तो क्या कर देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से आपको जो स्वेलिंग वगैरह होती है, पेन वगैरह होता है, रेडनेस वगैरह होती है, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, जो कि क्या एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ऑन रिस्पायरेशन, मतलब आपके रिस्पायरेशन के बाद सीधा सीधा ये आपको क्या करता है कि CO2 को लेवल को घटा देता है एंड एल्कोलॉसिस कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रोंकियल्स होता है वो स्पार्म में कर जाता है, जिसकी वजह से आपके श्वास लेने में कठिनाई होती है, जिसको बोलते हैं कि सांस फूलना, ठीक है, या आस्थमिक अटैक आना, इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद GIT के अंदर इसका क्या यूज होता है, मतलब क्या क्या कॉज कर सकता है, ये GIT की ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एडवर्स इफेक्ट में भी आप देख सकते हैं कि ब्रोंकोस्पाज्म कर देता है एंड GIT ब्लीडिंग करता है। उसके बाद अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल रूट से लिया जाता है, इसकी डोज 160 mg होती है एंड मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के द्वारा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलेट पाया जाता है एंड इसका एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन होता है यूरिनेशन से होता है एंड इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स केवल होती है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा सेफ ड्रग मानी जाती है। अब इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करें तो आपको जितने भी मतलब आपको वहां पे ऑर्गन नेम आ जाते हैं, जैसे CNS हो गया, ठीक है, GIT हो गया, हिपैटिक हो गया, रेनल हो गया, बस उसके आपके आगे मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि उसमें कुछ कुछ ना डिफेक्ट करती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां करती है, ठीक है, तो आपको वही लगा देना है, बस उसका ADR हो जाएगा, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे GIT पे मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में जैसे आपका नॉजिया हो गया, एमेसिस हो गया, डिस्पीनिया हो गया, डायरिया हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ये सब क्या है, एक आपका GI का मैनिफेस्टेशन है, मतलब कमियां है। उसके बाद जैसे रेनल मैनिफेस्टेशन मतलब इंक्रीज यूरिनेशन ETC वगैरह आप डाल सकते हैं, इंक्रीज द प्रोटीन और इन द यूरिन, ये सब आप डाल सकते हैं। CNS मैनिफेस्टेशन में आप डाल सकते हैं कि आपका सीने डिप्रेस हो सकता है, यू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट what you learn, what you write, what you learn before 2 or 3 minutes में आप वीडियो में जो देख रहे हैं वो आप इस समय भूल चुके हैं कि आपने 2 से 3 मिनट पहले क्या पढ़ा, ठीक है। तो ये सब हम आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपनी आप आत्मकथा लिख दीजिए कि जैसे आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, तो आप सीरियस मैनिफेस्टेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद हिपैटिक मैनिफेस्टेशन में आप लिख सकते हैं कि बाइल एसिड के सिक्रेशन को कम कर देता है, दैट्स विल बी जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो फीकल मटेरियल होता है वो आपका एलिमिनेट नहीं होगा और आपको गैस्ट्रिक या लीवर की प्रॉब्लम आपको होने के पूरे चांसेस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है, कॉन्ट्राडिकेशन है, उसके बाद जो इसको क्या यूज करना चाहिए, डोज वगैरह, आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा, तो सबसे कॉमन इफेक्ट आप समझिए कि डायरिया, मतलब आप तो कहते हैं डायरिया, डेंगू वगैरह होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स का लेवल घट जाता है, ठीक है। तो आप उसका सीधा सीधा एक आप क्या लिख सकते हैं कि आप उसका एडवर्स एक्शन देख सकते हैं। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एस्पायरिन के साथ इंटरेक्ट करके कुछ दूसरा ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपके बॉडी के ऊपर देने लगती है। तो अगर आप एस्पायरिन लेते हैं, ठीक है, अगर आप एस्पायरिन लेते हैं तो क्या करेगा, यूरोस्यूरिक इफेक्ट ऑफ द मतलब जो प्रोबेनेसिड है, जो कि क्या यूरिक एसिड की एक ड्रग है, उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, ये कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा, मतलब टोटली क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। एंड इस डिस्प्लेस द थायरॉक्सिन एंड रिड्यूस द प्रोटीन बाउंड आयोडीन लेवल, मतलब कहने का जो आपके थायरॉक्सिन ग्लैंड होते हैं, जिसकी वजह से आप घेगा वगैरह सुना होगा, मतलब घेगा जिसका आपका गले में सूजन आ जाती है, जिससे आयोडीन वगैरह लेते हैं,
ठीक है, तो क्या करता है कि उसको डिसअपियर कर देगा। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, आपका बॉडी के अंदर जो आयोडीन का लेवल होता है या प्रोटीन के अंदर आयोडीन का जो लेवल होगा वो घट जाएगा। अब बात आती है कि एस्पायरिन जो होता है वो क्या करता है, डाययूरेटिक की जो एफिकेसी, मतलब डाययूरेटिक का जो आपके यूरिनेशन को फ्रीक्वेंट करते हैं या बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं हम डाययूरेटिक, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे एस्पायरिन होते हैं वो डाययूरेटिक के एक्शन को क्या कर देती है, वो कम कर देती है। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किस कंडीशन में है तो इस ड्रग को आपको नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप एलर्जी, अगर आपको इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन, ठीक है, ये हमारी क्या है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग है, अगर ऐसे आपको एलर्जी है तो आपको ये ड्रग मतलब एस्पायरिन ड्रग लेने की कोई जरूरत क्या, इसको आपको लेनी ही नहीं है, तो आपको एडवर्स एक्शन आपको उसको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नॉट फॉर दी अस्थमिक पेशेंट, ये अस्थमा के पेशेंट के लिए नहीं यूज किया जा सकता है। क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म करा देता है। एंड हीमोफिलिक पेशेंट, मतलब जो हीमोफिलिक पेशेंट का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूअस का ब्लीडिंग करता रहता है। हीमोफिलिक डिसऑर्डर के पेशेंट को हम किसी भी टाइप की एंटीप्लेटलेट ड्रग नहीं दे सकते हैं। एंड पेशेंट विद द GSPD, मतलब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिफिशियंसी एंजाइम, तो मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर हो गया है तो उस पेशेंट को भी आप क्या ये एस्पायरिन ड्रग या COX-1 इनहिबिटर नहीं देंगे। अब इसकी थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो आप एंटीप्लेटलेट एजेंट पढ़ ही रहे हैं, उसको तो आप ले ही सकते हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, जो कि अभी हमने आपको पिछली मतलब जस्ट पहले बताया। उसके बाद रूमेटाइड फीवर, मतलब जो आप रूमेटाइड अर्थराइटिस वगैरह हो जाता है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बद्धी पड़ती है, बद्धी पड़ने की वजह से जो आपको बुखार वगैरह आता है, ठीक है, तो उस समय इसका ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जितनी भी टाइप की 16 प्रकार की अर्थराइटिस वगैरह, मतलब जो कॉमनली नाम में जानी जाती है कि 16 प्रकार की अर्थराइटिस इस समय कॉमनली जानी जाती है। वैसे तो काफी सारी टाइप्स, मतलब 108 से 109 के करीब में है, ठीक है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये था आपके COX-1 इनहिबिटर के बारे में। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग आती है उसका क्या नाम है, थाइइनोपायराडाइन डेरिवेटिव, या इसको आप एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हमको इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले इस मैकेनिज्म को समझना होगा, उसके बारे में हम इस ड्रग के बारे में, मतलब जो क्लोपिडोग्रेल ड्रग है वो उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारा एडीपी होता है वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेट कर जाते हैं। तो आपका प्लैग डिस्ट्रप्शन है, मतलब प्लैग डिस्ट्रप्शन मतलब कहने का क्या है कि आपका एक प्लैग बन गया, उसमें क्या होता है, कोलेजन होता है। अब ये जो कोलेजन होते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे आप इस तरह से समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि मान लीजिए कि आपका टिश्यू है एक, मान लीजिए यहाँ पर आप क्या क्या है कि एक आपका टिश्यू है, यहाँ पर रैप्चर हो गया। अब यहाँ पर जब रैप्चर हो गया तो यहाँ पे कुछ मटेरियल आएंगे, ठीक है, जैसे आपके प्लेटलेट्स आएंगे, कुछ प्लेटलेट्स आएंगे, कुछ वहाँ पे कोगुलेशन फैक्टर काम करेंगे, थ्रोम्बोक्सिन आएगा, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ क्या करेगा, कुछ यहाँ पे जमा होंगे कि इसको रोकने के लिए, ठीक है। वहीं पर क्या आएगा, प्लेटलेट्स भी आता दिखेगा। जब प्लेटलेट्स आएगा तो यहाँ पे क्या, कोलेजन। कोलेजन का मतलब क्या है कि जब किसी दो पदार्थ का आपस में मिल जाना, दैट्स कॉल्ड कोलेजन। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेशन फॉर्म करेगा, कौन सा, हमारा प्लेटलेट्स काम करेगा। तो यही यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका प्लेट डिस्टर्बेंस हुआ तो वहाँ पे कोलेजन होगा किसी दो चीज पदार्थ का या दो से अधिक पदार्थों का। उसमें पर क्या प्लेटलेट अधेरेशन का मतलब करता है कि वहाँ पे वो चिपक जाएंगे एंड वहाँ से सीक्रेट होने लगेंगे। अब जब यहाँ पे प्लेटलेट अधेर हो जाएंगे या वहाँ पे सीक्रेट आउट होने लगेंगे तो वहाँ पे जो आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है वो क्या करता है, प्लेटलेट को रिक्रूटमेंट कर देता है। रिक्रूटमेंट का करने का मतलब क्या है कि अपना तो जाएगा ही जाएगा, दूसरे को भी बोलेगा भैया आप आओ। मतलब कहने का क्या है कि ये अपना साथी बटोरने लगता है, साथी बनाने लगता है। अब जब हम आप अपना साथी बनाने लगता है, जैसे आप भूत प्रेत के बारे में आपने सुना होगा कि भैया हम यहाँ पे बैठे हुए आके दो बुढ़े आप भी पी, जैसे शराबी जुआरी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना तो पीते रहते हैं लेकिन दूसरे को भी पिलाते रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक प्लेटलेट तो वहां पे जाके चला जाएगा, वो एक प्लेटलेट क्या करेगा, दूसरे प्लेटलेट को बुलाने की कोशिश करेगा कि भाई आप आओ हमारे साथ हो जाओ। अब जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो सीधी सीधी बात है कि जीपी सेकंड एक्टिव, मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा। और वहीं अगर हम इस एडीपी को ही यहाँ से खत्म कर दें तो जो प्लेटलेट है वो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि दूसरे प्लेटलेट को अपने पास बुला ही नहीं पाएगा। अब जब दूसरे प्लेटलेट को अपने पास बुला नहीं पाएगा तो वहां पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा और वहां पे आपका कोगुलेशन फैक्टर काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारी थियोइनोपायरिडाइन डेरिवेटिव या एडीपी इनहिबिटर्स है वो क्या करते हैं कि एडीपी के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं जिसकी वजह से आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाता है। अब इसमें जो ड्रग्स आती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आपकी पहली जो ड्रग है वो कौन सी है, क्लोपिडोग्रेल है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के बाइंडिंग, मतलब कहने का क्या है
कि जिस सरफेस से मतलब प्लेटलेट के सरफेस से इसको बाइंड होना है तो उसके सरफेस से ही इसको बाइंड नहीं होने देते। मतलब कहने का क्या है, जैसे आपको अपने कॉलेज से घर जाना होता है तो ये क्या करेगा कि आपको बीच में ही रोक लेगा, ये आपको घर पे जाने नहीं देगा। और जब आप अपने घर पे नहीं जाएंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ईटीसी वगैरह आप भीख मांगते फिरेंगे। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी क्लोपिडोग्रेल ड्रग होती है ये क्या करते हैं कि एडीपी को बाइंड नहीं होने पड़ती, उसके बाद ये एडीपी क्या करता है, भीख मांगते हुए घूमता है। ठीक है, जो क्या करता है प्लेटलेट के इनहिबिशन को क्या कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है, एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो एडीपी आपका होता है वो क्या कहाँ पे चला जाता है, कटोरा लेके भीख मांगने चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो जिसका ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरली होता है। इसका मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P45, इसका मतलब लीवर में इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। एलिमिनेशन की बात करें तो इसका जो एलिमिनेशन यूरिन एंड फीकल मटेरियल के द्वारा होता है। अब इसके एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो ब्लीडिंग हो गया। ठीक है, इजाइस्टिक पेन मतलब कहने का क्या है कि आपके जो पेट में दर्द होता है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, वहाँ पे आपका स्टोमच का पेन या आपके इंटेस्टाइनल का पेन आपको हो सकता है, रैसेस पड़ जाएंगे, इन्फ्लामेशन वगैरह, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी हो जाएगी जिसके साथ आपको रेसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा एंड न्यूट्रोपेनिया हो जाएगा। उसके अगर ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो आप इस ड्रग को किसके साथ, एस्पायरिन के साथ नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो आपकी जो ब्लीडिंग होगी वो एक्सेसिव हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी। और अगर आप इसी ड्रग को नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे एस्पायरिन, इबुप्रोफेन कोई भी, तो आपको जीआईटी ब्लीडिंग भी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी आपको देखने को, मतलब जिसको आप आंत का पंक्चर बोलते हैं, वो भी आपको होने के पूरे चांसेस है। उसके बाद इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी हिपैटिक एंड रेनल डिजीज से जूझ रहे हो तो उनके लिए हम इस ड्रग का यूज नहीं दे सकते हैं। एंड यूजेस क्या, टू प्रिवेंट द स्ट्रोक एंड द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब देखिए स्ट्रोक का मतलब, स्ट्रोक कब आता है, जब आपकी वजह से जम जाती है, मतलब फट जाती है, या वहां पे कुछ मतलब जैसे नाला होता है, नाले के अंदर क्या होता है, जब कचरा जम जाता है तो पानी आगे की तरफ फूल नहीं हो पाता। उसी प्रकार से आपके वेजल्स होते हैं जो वहां पे स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज का एक जगह पे रुक जाना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन में चले जाती है कि आप झटके मारने लगते हैं। उसी प्रकार से कि झटका मारने का मतलब क्या है कि जैसे पानी फ्लो होना चाहता है वहां से, लेकिन वो जो कचरा होता है वो रोके लगता है, तो इसलिए पानी को झटका लगता है। उसी प्रकार से क्या करता है कि आपकी बॉडी को स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसी में दूसरी जो आप ड्रग आती है वो कहते हैं टिक्लोपिडीन आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, प्लेटलेट्स के एडीपी मतलब कहने का जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, जो प्लेटलेट्स के सरफेस पे जाकर एग्रीगेट होते हैं उसको मॉडिफाइड कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स का सरफेस होता है वो एडीपी को पहचान नहीं पाता है। अब जब उसको पहचान नहीं पाता है तो उसको बुला नहीं पाता है, मतलब रिक्रूटमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से आपको प्लेटलेट एग्रीगेशन देखने को नहीं मिलता है। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म यही था। अब इसके एडीआर की बात करें तो इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डायरिया हो गया, हेडेक हो गया, ठीक है, टिनिटस हो गया, रैशेस, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, जॉन्डिस, ये सब इसके क्या हो जाएगा, आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाएंगे। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जिसको लीवर डिजीज या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या इसको जिनको क्या ल्यूकोपिनिया हो उसके लिए ये ड्रग यूज नहीं की जा सकती। उसके बाद इसमें जो थर्ड कैटेगरी की ड्रग आती है उसको बोलते हैं एडेनोसिन डीएमाइनेज एंड फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाता है एडेनोसिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो आपको इसी एडेनोसिन डीएमाइनेज फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर के बारे में ही लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी ड्रग आती है पहले ड्रग का क्या नाम है, डाइपाइराडामोल हो गया। ये क्या करता है कि जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है उसी को इनहिबिट कर देता है। अब जब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगा तो आपके जो वेजल्स में भटे होंगे, मतलब जो कूड़ा करकट भरा होगा वो क्या जाएगा, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो आपकी जो वेजल्स होगी वो डायलेट कर देंगे। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब होता कैसे ये समझते हैं। आपने कौन सी ड्रग ले ली, मतलब आपने ले ली डाइपाइराडामोल, आपने ड्रग ले ली, इसने क्या किया कि जो एडेनोसिन डीएमाइनेज और फास्फोडाइस्टेरेज है इसको इनहिबिट कर दिया। अब इसको आप यहाँ पे समझ लें इसके जनरल लैंग्वेज में, इसने क्या किया एडेनोसिन डीएमाइनेज एंड फास्फोडाइस्टेरेज को इनहिबिट कर दिया। अब इसकी ये क्या होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जब इसको इसने इनहिबिट कर दिया तो क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन एडेनोसिन टू इनोसिन, मतलब जो एडेनोसिन होगा उसको इनोसिन में ब्रेक डाउन कर देगा, और जो यहाँ पर आपका फास्फोडाइस्टेरेज है वो उसको मेटाबोलाइज करके CAMP में चेंज कर देगा। अब ये दोनों काम क्या करेंगे कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से एडेनोसिन होगा मतलब इनोसिन बना रहा है और यहाँ पे आपका फास्फोडाइस्टेरेज क्या बना रहा है, CAMP। तो इस इनोसिन एंड CAMP की जो कंसंट्रेशन होगी आपके ब्लड के अंदर वो बढ़ जाएगी। अब जब इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, और ये क्या करेंगे उस प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं करने देंगे। और कहां पर, कॉज स्मूथ मसल्स एट्रियल रिलैक्सेंट, और जो आपका स्मूथ मसल्स होंगे वहां पे क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, जिसकी वजह से आपको वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी, आपकी वजह से डायलेट हो जाएगी और आपका ब्लड यूजुअली वहां से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करें तो सीधा सीधा आपने जस्ट पढ़ा कि मसल्स रिलैक्सेंट होता है, तो उसी प्रकार से आर्टिकुलर स्मूथ
मसल्स को रिलैक्स करते हैं या डायलेट करते हैं एंड डिक्रीज द कोरोनरी ब्लड फ्लो। अब जैसे बेजल्स है, अब बेजल्स को अगर डायलेट कर देंगे तो वहां से जो ब्लड फ्लो होगा वो ज्यादा अमाउंट में रहेगा, जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, उसका जो फोर्स होगा वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, और ये क्या करते हैं, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी इनिबिट कर देते हैं। उसके बाद अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसको ओरली रूट से लिया जाता है, हाफ लाइफ इसकी 40 मिनट होती है, एलिमिनेशन या एक्सक्रेशन इसका फीकल मटेरियल के द्वारा होता है। इसके अगर एडीआर की बात करें तो हेडेक, जीआईटी अपसेट, टेकीकार्डिया मतलब आपके पल्स रेट का बढ़ जाना, ईटीसी आपको देखने को मिल सकता है। एंड की कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो हिपैटिक इनसफिशियंसी मतलब जो बाइल एसिड का सिक्रेशन होता है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो दूसरी ड्रग आती है साइलोस्टेराजोल आती है, जिसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेम टू सेम आपके डाइपायराडामोल की तरह होता है, बस इसका थोड़ा यूज जान लेते हैं कि इन दोनों ड्रग का कॉमन यूज क्या होता है। यूज्ड एज एन एड ऑन ड्रग विथ वारफेरिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। अब ये वारफेरिन हमने जस्ट पहले पढ़ा था हिपैरिन वारफेरिन के बारे में, ठीक है। एंड यूज टू प्रिवेंट द प्लेटलेट एक्टिवेशन प्रायर टू ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। ये वारफेरिन वगैरह हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर आपने इसको पूरा डिटेल में वारफेरिन हिपैरिन को पूरी डिटेल में जानना, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका डिटेल में जानना हो तो आप जाके पिछला वीडियो वहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पर आती है हमारी चौथी कैटेगरी के ड्रग की, जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड ए इनिबिटर्स। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए इनिबिटर होते हैं, ये पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन जीपी सेकंड बी या थर्ड ए ये है क्या। इनहिबिटर के बारे में नहीं, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारे क्या होता है, इसके अंदर एक एडहेसिव का मतलब चिपकने का एक रिसेप्टर पाया जाता है फॉर द फाइब्रोजन, मतलब क्या करते हैं कि फाइब्रोजन के ऊपर ये जाकर चिपक जाते हैं या अपने अंदर चिपका लेते हैं। एंड एडीपी कोलेजन ईटीसी, मतलब कहने का क्या है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये फाइब्रोजन एडीपी कोलेजन ईटीसी को अपने ऊपर चिपका लेते हैं, इंड्यूस द प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन को, जिसकी अब वहां पर आपका सीधा बात है कि फाइब्रोजन अगर किसी रिसेप्टर पे चिपक गया या किसी एंडोथेलियल सेल पे चिपक गया तो क्या करेगा, वहां पे प्लेटलेट को भी बुलाता चला जाएगा। जब प्लेटलेट को बुलाता चला जाएगा तो आपको आपके प्लेटलेट एग्रीगेट फॉर्म होते चले जाएंगे। तो अगर हम इस इनहिबिटर की बात करें तो अगर हम इसी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिटर कर दें तो इसकी एडेसिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी उस सेल की, और जब एडेसिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि अपने पास उस प्लेटलेट को एग्रीगेट फॉर्म नहीं करवा पाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म इसका ये था। अब इसमें जो ड्रग आती है वो कहती है एबिस्किमैब आती है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि इट इज ह्यूमनाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही उत्पन्न होती है एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तरह से काम करती है, जो क्या करती है कि जो फाइब्रोनोजन है उसको किससे, जीपी सेकंड बी एंड थर्ड ए रिसेप्टर से जाकर के कंपीट मतलब मिलने से रोकती है। अब जब इस मिलने से रुकेगी तो क्या करेंगे, प्लेटलेट के एग्रीगेशन वहां पे आपका देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक है वो सेम इट जो पहले अभी हम तक पढ़ते हैं ना, बेसिस में एक चीज क्या है कि इसको जो रूट होता है वो आईवी रूट से दिया जाता है। एडीआर इसमें ब्लीडिंग हो गया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड यूजेस क्या होता है कि इसका मायोकार्डियल इस्कीमिया सिंड्रोम में इसका यूज किया जाता है एंड रिफ्रैक्टिव एंजाइना एंड स्ट्रोक में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में, अगर वीडियो आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।